पहुंचाए हैं। आज रेनेसां में हमने आप लास्ट लेक्चर्स में क्या किया कि नॉन ड्रामेटिक और प्रोज रेनेसां एज में जो खास तौर पे एलिजाबेथन एज थी उसके अंदर हमने उसे डिवाइड कर दिया था नॉन ड्रामेटिक और ड्रामेटिक के अंदर। तो आज हम उस ड्रामा वाली साइड पे पहुंचते हैं जो कि डोमिनेंट जॉनरा ड्रामा था रेनेसां स्पेशली एलिजाबेथन पे एज के अंदर। और ड्रामा में आपको पता है फिर अनसरपैस्ड जो ड्रामाटिस्ट हैं, जो हाईएस्ट क्वालिटी के ड्रामाटिस्ट एवर प्रोड्यूस्ड, एवर बेस्ट ड्रामाटिस्ट शेक्सपियर हैं, और इनसे बड़ा अच्छा और बेहतर ड्रामा मेरे ख्याल में अभी तक नहीं लिखा गया दोबारा। तो इस जाइंट की लाइफ को हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत कम इंफॉर्मेशन इनकी लाइफ के बारे में अवेलेबल है। उस टाइम इतनी इंफॉर्मेशन जो कि राइट डाउन नहीं की जाती थी, किताबें पब्लिश होना शुरू तो हो गई थी लेकिन बाकायदगी से नहीं होता था, डाटा इतना रखा नहीं जाता था। जैसे आजकल तो फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट भी होते हैं बड़े बड़े आदमियों के, तो बहुत ज़्यादा डाटा तो वहाँ से हमें मिल जाता है। पर्सनल रिकॉर्ड भी आज तो लोग मेंटेन करते हैं, अपनी ज़ात के बारे में भी लिख देते हैं। सो शेक्सपियर जो है सबसे बड़ा नाम लिटरेचर के अंदर, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप लिटरेचर से बाहर के किसी सब्जेक्ट वाले बंदे से भी पूछें कि इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी अदब का कोई बड़ा नाम या कोई भी नाम आपको आता है, अगर आप रिसर्च करें तो जवाब होगा कि शेक्सपियर। तो शेक्सपियर को कौन नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई भी सही तरह से नहीं जानता, सिर्फ नाम उनका जाना जाता है। काम के एतबार से बहुत कम लोग उनको जानते हैं। विलियम शेक्सपियर was born in 1564 at Stratford. ओके, स्टैटफोर्ड में वो पैदा हुए थे, मार्केट टाउन ऑन द रिवर एवोन। ठीक है, रिवर एवोन जो है उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर एक स्टैटफोर्ड विलेज है। 1564 में ये बंदा वहां पे पैदा होता है। एक तारीखी वो साल है। माइकल एंजेलो की इसी साल डेथ होती है, आपने लास्ट ये बात नोट की थी, आपको याद होगा। हम इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। वारविकशायर में ये चीज आ जाती है। ये काउंटीज हैं, जो कि इंग्लैंड डिवाइडेड है काउंटीज के अंदर, हर काउंटी के साथ ये वर्ड शायर आता है। तो ये वारविकशायर है, काउंटी के अंदर है, और रिवर एवॉन, स्टैटफोर्ड दैट प्लेस नेम, जहां पे वो टाउन का नाम है जहां पे शेक्सपियर पैदा हुआ था। He was eldest son and the third of the 8th children of John Shakespeare. Okay, Glover and Mary Arden, a landowner's daughter. तो इनके फादर जो हैं वो एक ग्लोवर थे, ग्लव बेचते हैं जो शायद ग्लव्स वगैरह और इस तरह की चीजें, एक शॉपकीपर थे आप कह सकते हैं मार्केट के अंदर। एजुकेशन एट स्टैटफोर्ड स्कूल वाज बेस्ड ऑन लैटिन ग्रामर, रेटरिक एंड कंपोजिशन। अब ये बड़ी जानने वाली चीज है कि आखिर इतना बड़ा शख्स जो है उसने अपनी बुनियादी तालीम क्या हासिल की थी, वो क्या खास बात उसने सीखी थी जो वो सबको क्रॉस कर गया। सो स्टैटफोर्ड स्कूल में कहा जाता है कि वहाँ लैटिन ग्रामर इन्होंने सीखी थी और रेटरिक और कंपोजिशन सीखी थी। लैटिन ग्रामर, रेटरिक एंड कंपोजिशन। एट चर्च होली ट्रिनिटी विच विलियम अटेंडेड बाय लॉ विद हिज फादर। बाय लॉ, ये आपको याद होगा कि उस दौर में ये कानूनी तौर पे आप पाबंद थे कि हर संडे को आपको चर्च आना पड़ेगा। चर्च अटेंडेंस कंपल्सरी थी बाय लॉ। आजकल नहीं है, वो तो ज़ाहिर इस टाइम से निकल चुके हैं वहाँ के लोग, और अब मज़हब की कोई ज़ाती चीज़ समझा जाता है, और मेरा भी ख्याल है कि ज़ाती होना चाहिए। रिलीजन के मामले को, अल्लाह और आपके ताल्लुक को पर्सनल होना चाहिए। He would also have learned much, यानी उन्होंने चर्च से भी बहुत कुछ सीखा होगा। वहाँ जो सरमन डिलीवर होते थे तो शेक्सपियर सुनता होगा उनको। एट होम देयर वर 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। ठीक है, 3 भाई थे, उनकी एक बहन। 3 सिस्टर डाइड एट चिल्ड्रन, क्योंकि 3 बहनें उनकी वफात हो गई थी। 8 वैसे बहन भाई थे। एंड अराउंड द होम देयर वर रिवर मीडोज, ऑर्चर्ड्स एंड पार्क्स। ये जो जगह थी वारविकशायर की, खास तौर पे जहाँ पे वो रह रहे थे, एवोन रिवर के राउंड अबाउट, वहाँ रिवर मीडोज थी, यानी बड़ी खूबसूरत प्लेसेस थी। ऑर्चर्ड भी वहाँ पे थे और पार्क्स भी थे खूबसूरत। तो उस सराउंडिंग में उनके जहन पे जियोग्राफिकल जो कंडीशन है,
उनसे हम देख सकते हैं क्या असर लिया होगा शेक्सपियर ने, और चर्च से क्या असर लिया होगा, और हमने देखा कि स्कूल से क्या असर होंगे, कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे हमने अपने टाइम पे। इससे ज़्यादा डिटेल चुके नहीं है, उनके टीचर कौन थे, मैं नहीं पता वो कौन था जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया कि वो राइटर बन सकते हैं या ऐसा कुछ। ही लेफ्ट स्कूल प्रोबेबली एट 15, 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। तो 15-16 में हमारे यहाँ आपको पता है मैट्रिक होता है, इससे ज़्यादा ज़्यादा उस ज़माने में कहते हैं कि छठी सातवीं में ही थे शेक्सपियर शायद। एंड एट 18 मैरिड एनी हैथवे, 8 years his senior, 8 साल उनसे बनी थी एनी हैथवे जो है, उनसे इनकी शादी होगी। एनी हैथवे इनकी जो वाइफ है इनसे 8 साल बड़ी थी, और बिल्कुल 18 साल की उम्र में शेक्सपियर की शादी होगी, स्कूल छोड़ने के 2-3 साल बाद ही। एक तो वो पुराना टाइम था, आपको पता है हमारे यहाँ जैसे पुराने टाइम में जल्दी शादी हो जाती थी, तो शायद ये वजह भी हो सकती है, फिर और ख़ानदानी मसाइल भी हो सकते हैं। एट द टाइम ऑफ द चर्च वेडिंग शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, कहा जाता है कि वो उस वक्त बच्चे से थी, प्रेग्नेंट थी जब उनकी शादी हो रही थी। बोर्न इन 1583 एंड क्रिश्चियन सुजाना इन 1585, यानी उनकी फर्स्ट बेटी ये पैदा हुई। एंड 1885 एनी हैड ट्विंस हैमनेट एंड जूडिथ, हैमनेट एंड जूडिथ, और सुजाना उनकी पहली बेटी पैदा होती हैं, और फिर उन्होंने ट्विंस, शेक्सपियर के ट्विंस बाद में पैदा होते हैं, हैमनेट एंड जूडिथ, एक बेटा और बेटी ट्विन फॉर्म में पैदा होते हैं। ये हैमनेट जो नाम है आपने बाद में देखते हैं हैमलेट भी एक नाम यूज किया जाता है, शायद यहाँ थोड़ा सा मिलता जुलता भी है। When next we hear of William, यानी उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और पता ये बाद में चलता है कि 1592 में ही इज इन द लंदन थिएटर, ठीक है, अटैक्ड इन प्रिंट बाय द यूनिवर्सिटी राइटर वार्न्स आउट ग्रेजुएट्स अगेंस्ट एन अपस्टार्ट ग्रुप, ठीक है। अब बाद में जब उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ मिलती है, लोगों से सुनाने में, जो लोगों ने रिकॉर्ड की है, कि अब दरमियान में सिर्फ हम ये गैस ही किया जाता है, यहाँ से स्कूल छोड़ने से, शादी करने से, स्टैटफोर्ड फिर उन्होंने छोड़ के लंदन आ गए होंगे। ऑब्वियसली हमें बाद में पता चलता है कि लंदन में फिर उनका नाम बाज़दश्त में आता है, और वहाँ पे कहा यह जाता है कि उन्होंने थिएटर को ज्वाइन कर लिया था, थिएटर को, ओके। और वहाँ पे वो थिएटर बॉय के तौर पे उन्होंने वहाँ से स्टार्ट लिया, बड़ा ही हम्बल स्टार्ट था, स्टेज का सामान वगैरह लगाते थे, थिएटर बॉय थे। और बाद में फिर उन्हें कहीं कहीं रोल भी मिल जाता था, वो एक्टिंग भी करते थे। तो शेक्सपियर एक थिएटर बॉय थे, फिर एक्टर बने। तो यकीनन इन्होंने अपनी स्टडी जारी रखी होगी, प्राइवेट स्टडी जरूर की होगी, ये नहीं है कि अचानक से उन्होंने प्ले लिख दिए होंगे, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। जो उनके राइटिंग में जो कमाल हमें नज़र आता है, इसका मतलब है वो बाकायदा से यूनिवर्सिटी तो नहीं गए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे शायद, लेकिन उन्होंने पर्सनल स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखी है, ताकि उनका स्पार्क कब नज़र आया 1952 में, जब जो यूनिवर्सिटी राइटर या यूनिवर्सिटी विट्स आपने कह लें, एक ग्रुप था राइटर का, जो पढ़े लिखे राइटर होते थे ना, उनका एक ग्रुप था ये यूनिवर्सिटी विट्स, जिन इंक्लूड क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस नैश, ये ग्रेजुएट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और टॉमस लॉज और जॉर्ज पीले जो है ना, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ये जो 4-5 राइटर का ग्रुप था, दे आर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स, क्योंकि ये ऐसे ऑथर थे, पोइट भी थे, इनमें ड्रामाटिस्ट भी थे, ठीक है, और प्रोज राइटर भी थे, ये यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते थे। इनमें जो एक शोर मचा के अदर ग्रेजुएट्स के अंदर, सबके अंदर, पढ़े लिखे लोगों के अंदर, एक नया बंदा आ गया है, उन्होंने इसका नाम भी रखा अपस्टार्ट क्रो, शेक्सपियर को बुलाया गया। जेलस थे ना थोड़े से, तो शेक्सपियर की जो कमांड थी, सपोज लेकिन who supposes that he is as well as able to bombast out a blank verse as the best of you, तो ये बात मशहूर होगी कि भैया जैसे आप लोगों की बहुत अच्छी ब्लैंक वर्ड्स है, तो बिल्कुल ऐसे ही जो है एक नया बंदा आ गया है, और एक नया जो है वो बर्ड आ गया है अब। लेकिन वो बर्ड कौन है? लेकिन वो एक क्रो है, बेसिकली हम में से नहीं है, तो हम जरा आला किस्म के बर्ड हैं। सो अब स्टार्ट क्रो जेलसली लेबल किया गया शेक्सपियर को। वैसे तो फिर शेक्सपियर की दोस्ती काफ़ी रही क्रिस्टोफर मार्लो के साथ, मार्लो से काफ़ी उन्होंने सीखा भी,
और मार्लो तो बड़े कमाल के ऑथर थे। उनकी अनटाइमली डेथ हो गई शेक्सपियर के लिए, खुद लकी भी रहे शेक्सपियर इस मामले में, फेम के एतबार से, कि मार्लो की अनटाइमली डेथ ने और इन यूनिवर्सिटी वेट्स में कुछ राय आर्थर की डेथ होने की वजह से एक स्पेस मिल गया शेक्सपियर को। सो शेक्सपियर हैड कैथोलिक लॉयल्टीज, अगर मजहबी एतबार से देखें तो कैथोलिक फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन दैट वाज द टाइम, प्रोटेस्टेंट टाइम है, आपको पता है, और कैथोलिक होना तो जुर्म है। तो इन्होंने अपनी कैथोलिक लॉयल्टीज यकीनन हाइड रखी होंगी शेक्सपियर ने। द पोएट्स मदर Mary Arden came from a noted Catholic family. A cousin was hanged, drawn, and quartered in 1583. इनके कजन को बड़े बुरे तरीके से जो है वो पकड़ के मारा भी गया, हैंग किया गया। किस सजा में? कि वो पोप के साथ लॉयल थे, कैथोलिक्स थे। ओके, द प्ले, जो इनके प्ले प्रिजर्व्ड हुए हैं, जो प्ले इन्होंने, हम देखते हैं कि पहला कौन सी बुक है और कैसे इनके प्ले को प्रिजर्व कर दिया गया। लकीली हमारे पास भी उनका डाटा आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ जंप करते हैं हम डायरेक्टली। एट हिज डेथ इन 1616, 1616 में शेक्सपियर की डेथ होती है, याद रखिएगा। 1564 से लेकर 1616 ये शेक्सपियरियन एरा है, शेक्सपियर का टाइम। हाफ ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेस हैड नॉट बीन प्रिंटेड, ठीक है। और ज्यादा क्या होता था कि मैनुअल लिखते थे, मैनुअली, और मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर्म में होती थी, हाथ से लिखे के प्ले होते थे शेक्सपियर के। प्रिंट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, बस लोग तो डायलॉग याद कर लेते थे सारे जो प्लेयर हैं। सो प्रिंटेड फॉर्म का रिवाज इतना ज़्यादा अभी नहीं आया था, और आधे से ज़्यादा तो बिल्कुल अभी तक इन्होंने प्रिंट की तरफ नहीं गए थे किसी भी वजह से। बट इन 1623 टू ऑफ हिज फेलो एक्टर्स ब्रॉट आउट अ कलेक्टेड एडिशन 36 प्लेस इन अ बुक। तो सबसे पहली जो बुक शेक्सपियर की पब्लिश हुई, कलेक्टेड वर्क सारे के सारे इकट्ठे पब्लिश हुए, जो जितने भी मैक्सिमम उनको उस वक्त मिले, 1623 के अंदर। बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ये शेक्सपियर ने खुद नहीं करवाए, ध्यान में रखिएगा, ये उनके फेलो एक्टर्स ने करवाए शेक्सपियर के मरने के बाद। कितने साल के बाद? ये देखें, 7 साल के बाद, 7वें साल में, 6 साल के बाद। तो 7th ये ईयर था। फर्स्ट बुक कौन सी थी? 36 प्लेस इनके जो है फेलो ऑथर्स ने मिलके इनके डेथ के 7वें साल में वो जो है वो पब्लिश करवाई। और ये आपके सामने टाइटल पेज उसका नजर आ रहा है। ये जो तस्वीर आपको शेक्सपियर की नजर आती रहती होगी, आई होप सो आपने जरूर इनको देखा होगा कहीं ना कहीं, और आप सोचते होंगे कि ये क्या पोर्ट्रेट है। एक्चुअली ये वो क्लासिकल पोर्ट्रेट है शेक्सपियर का, ओनली वन। ये ख्याली तस्वीर है बेसिकली। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कैमरे नहीं होते थे, तो ना तो वीडियो थी और ना ही कोई कैमरा भी नहीं था कि डायरेक्ट तस्वीर रिकॉर्ड कर लेते। तो ये इनकी पहली बुक का टाइटल पेज है। तो यकीनन उनकी उनके जो फेलोज हैं वो तो उनको जानते थे अच्छी तरीके से, उनकी शक्ल सूरत से वाकिफ थे। इसका मतलब है कि ये तस्वीर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है शेक्सपियर के हवाले से, क्योंकि उन्होंने किसी आर्टिस्ट ये बनवाई थी और ये उनके बहुत करीब रही होगी, और उनके दोस्त उनके फेलो बना रहे हैं ये देखें, मिस्टर विलियम शेक्सपियर, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, ठीक है, इतना में ये पढ़ा जा रहा है। तो ये टाइटल था वो पहली किताब का जो शेक्सपियर के प्लेस, जिसमें 36 प्लेस इनके दोस्तों ने पब्लिश करवाए, ठीक है। वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। और बुक का क्या टाइटल है देखिए, मिस्टर विलियम शेक्सपियर, कॉमेडी, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी। द टाइटल पेज ऑफ द फर्स्ट फोलियो, इस बुक को ना फर्स्ट फोलियो कहा जाता है, फोलियो बुक इसको कहा जाता है, विद ए पोर्ट्रेट एनग्रेव्ड बाय मार्टिन ड्रोशाउट, ठीक है। ये मार्टिन ड्रोशाउट जो एक आर्टिस्ट रहे होंगे उस टाइम के, उन्होंने इसको एनग्रेव किया था। ऑफ नियरली 900 डबल कॉलम पेज इन ए लार्ज फोलियो एंटाइटल्ड, ठीक है, तकरीबन 900 पेजेस थे इसके, इस बुक के 900 पेज, ठीक है, लार्ज पेज। ये जो फोलियो पेज है ये वैसे ही बड़ा 4 पेज के बराबर होता है। एंटाइटल्ड कैसे था? कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, ये नाम था इनकी बुक का। तो ये शेक्सपियर ने खुद भी पब्लिश नहीं करवाई, इनके फेलोज ने करवाई थी। इन द पोएट्स लाइफ टाइम 19 प्ले हैड कम आउट इन ए लिटिल क्वार्टर्स। हाँ, शेक्सपियर की अपनी जिंदगी में कुछ प्लेज हैं जिनको इन्होंने प्रिंट फॉर्म में लाए थे या जरूरत पड़ी थी इनकी,
और वो क्वार्टो जो है ना टेक्निक में उनको लिखा गया था। क्वार्टो ये भी पेज की टाइप है बेसिकली, ये प्रिंटिंग की टर्म्स हैं। आगे हम देखते हैं क्वार्टो और इसमें क्या फ़र्क है फोलियो में। लेकिन दैट पायरेटेड वर्जन्स व्हिच प्रोवोक्ड द प्लेयर टू ब्रिंग आउट बेटर क्वार्टोस, कुछ तो पायरेटेड क्वार्टोस भी मौजूद हैं, कुछ बेटर क्वार्टर निकाले गए, लेकिन ये इंडिविजुअल प्लेस थे क्वार्टर्स में। लेटर दे आल्सो ब्रॉट आउट क्वार्टर्स ऑफ द मच परफॉर्म्ड प्लेस। There is no sign that the author corrected text set up from his papers. Without the folio, English literature would have been very different. कहते हैं अगर फोलियो ना पब्लिश होता, वो 36 प्ले इनके दोस्त जो हैं वो पब्लिश ना करवाते फर्स्ट फोलियो की शक्ल में, ये जो, तो हमें क्या नुकसान होता। ये जो पोर्ट्रेट है शेक्सपियर का, ये भी हमें ना पता होता कि उनकी शक्ल सूरत कैसी थी, जैसे बाकी काफी आथर के बारे में हमें नहीं पता है। और दूसरा ये उनकी जो बेहतरीन राइटिंग है, हो सकता है वो खो जाती मैन्युस्क्रिप्ट जैसे अक्सर हम देखते हैं कि ऑथर्स की हमें नहीं मिली है इस एज में, और इससे पिछले एज में ये इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर मॉडर्न एज में तो ज़्यादा चीज़ें महफूज होने लगी थी। तो राइटिंग, ये बात समझे क्या लिखा है, विदाउट द फोलियो एडिशन, ये कौन सा फर्स्ट कलेक्टेड वर्क जो हिस्ट्री, कॉमेडीज और ट्रेजेडीज के नाम से, इंग्लिश लिटरेचर वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। और without the authorized version of 1611, England would still have had a Bible। जैसे कि कहा जाता है जो अथोराइज्ड वर्जन है, एबी वर्जन 611 में जो बाइबल आई थी, जो ऑथेंटिक वर्जन जिसको कहा जाता है, वो अगर ना होती तो भी बाइबल तो उनके यहाँ रहनी थी, कोई ना कोई बाइबल और होती। बट इफ शेक्सपियर्स फ्रेंड्स नॉट प्रिंटेड हिज प्लेस, हाफ ऑफ देम इंक्लूडिंग मैकबेथ एंड द टेम्पेस्ट, ये पक्की बात है कि मैकबेथ भी नहीं मिलना था और कुछ और प्ले भी नहीं मिलते थे और टेम्पेस्ट भी जाते रहना, वुड हैव बीन लॉस्ट। द फोलियो इज दिस ट्रू मोन्यूमेंट। तो अगर देखें तो फोलियो जो है, फोलियो एडिशन जो है, इससे शेक्सपियर के प्लेस जो है ना महफूज हो गए और हम तक बाहिफाजत पहुंच आए मॉडर्न एज तक, पोस्ट मॉडर्न टाइम। तो फोलियो जो एडिशन था उसके अंदर कितने प्लेस थे, 36। और ये कब पब्लिश हुआ ये भी आपने याद रखना है, 1623। और फोलियो जो है क्या होता है, लीफ ऑफ पेपर है, बिल्कुल ये पेपर का एक साइज, एक टाइप है। प्रिंटर्स टर्म फॉर ए लार्ज फॉर्मेट बुक मेड ऑफ लीव्स ऑफ 14 इंच से 20 इंच, यानी 14 इंच टू 20 इंच साइज का पेपर होता है। विथ और लेंथ के अतबार से 14 इंच एक विथ होती है, 20 इंच इसकी लेंथ होती है। फोल्डेड वंस टू मेक 2 लीव्स, यानी 4 पेजेस। 2 लीव में ये ऐसे फोल्ड कर देते हैं और इस बड़े पेज के ऊपर जो है ना वो 1900 पेज यूज किए गए थे, 36 पेज इसके ऊपर पब्लिश किए गए। तो उस जमाने में मशीनों पे ऊपर हाथ से मशीनें तकरीबन चलाई जाती थी, बड़े पेज होते थे। आजकल तो आपको पता है कितनी छोटी छोटी किताबें आ गई। इन क्वार्टो बुक ईच लीफ इज फोल्डेड ट्वाइस एंड मेकिंग 4 लीव्स। बस क्वार्टो का मतलब ये होता था कि आप उसे डबल फोल्ड कर लेंगे, छोटे साइज की तरफ ले जाएंगे और फिर उसे खोलना पड़ेगा बुक को ऐसे बड़े पेज की तरफ, फिर उसे पढ़ना पड़ेगा। इस पेपर के टाइप की वजह से ना फिर उस पहले एडिशन को फोलियो एडिशन कहा जाता है। ये फोलियो पेपर, बड़े पेपर यानी बड़ी किताब की शक्ल में जो पब्लिश हुआ था। अ कैटलॉग ऑफ द फर्स्ट फोलियो ऑफ द शेक्सपियर, फर्स्ट फोलियो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें 36 प्लेज है, उसी वजह से कहा जाता है शेक्सपियर ने 36 प्लेज लिखे थे। एक्चुअली शेक्सपियर ने 36 नहीं प्ले लिखे, बल्कि कहा जाता है कि उनके शायद 38 प्लेज हैं और 7 उन्होंने अलावा भी लिखे हैं, यानी 7 उन्होंने कुछ और ऑथर्स के साथ मिलके कोलैबोरेटेड राइटिंग की है। कुछ और ऑथर्स हैं जिनके साथ मिल के लिखे थे, ठीक है। तो वो कहते हैं 6 से 7 वो हैं। तो अगर ये सारी बात मान लें तो 38 और 7 कितने हो गए, तकरीबन 45 प्लेज शेक्सपियर। रिकनेक्ट करते हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फोलियो एडिशन कंटेनिंग 36 plays published by his fellow actors Hemmings and Condell। okay, Hemmings और Condell ने इन 1623 में ये फर्स्ट फोलियो एडिशन पब्लिश करवाया। 36 प्लेज इसके अंदर थे। नाम था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स हिस्ट्रीज, कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज। और ये जो आपके सामने ये कैटलॉग, अगर आप ये नजर आ रहा होगा कैटलॉग, ये फर्स्ट कैटलॉग है। अंदर का जो पेज है जिसके ऊपर ये हिस्ट्रीज, कॉमेडीज और ट्रेजेडीज की लिस्ट दी गई है, ये वो पहली बुक है जिसका
ये लिखा हुआ है कैटलॉग, इस तरह से पब्लिश किया जाता था, बड़ा रफ सा आपको नज़र आ रहा है। आज कल तो किताबें बड़े डिफरेंट अंदाज में पब्लिश की जाती हैं। तो ये बड़े पेज के ऊपर इस तरह से बड़ा सा कैटलॉग हमने लिख दिया, और इसमें लिखा हुआ कि इन विच 18 ऑफ द प्लेज वर प्रिंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। 18 ऐसे प्ले थे जो पहले कभी भी पब्लिश नहीं हुए थे। तो फर्स्ट फोलियो देखें कितना इंपॉर्टेंट था, और हेमिंग्स एंड कॉन्डल ने कितना एहसान किया इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर। अगर ये जो दोस्त थे शेक्सपियर के, एक्चुअली तो ये कोलीग थे, एक्टिंग वगैरह करते थे उनके साथ मिलके, तो इन्होंने इस बात की कदर जानी 6-7 साल गुजरने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि शेक्सपियर का जो काम है वो ख़त्म ना कहीं हो जाए और गुम ना हो जाए, लॉस्ट हो जाएगा इतना कीमती ख़जाना। तो इन्होंने मिलकर उसे पब्लिश कर दिया। फोलियो फॉर्मेट में पब्लिश किया। 36 प्लेस थे इनके अंदर। सम ऑफ द इंडिविजुअल प्लेस हैड ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड एंड वर कॉल्ड क्वार्टोस। इनमें से कुछ थे जिनको, जैसे हमने कहा कि 18 तो बिल्कुल ही कभी पब्लिश नहीं हुए थे, कुछ पब्लिश हुए थे क्वार्टो फॉर्म के अंदर, बट मैनी ऑफ देम कंटेन्स मिस्टेक्स, और उनमें प्रॉब्लम थे, उनको कभी ठीक नहीं किया गया था। तो द फर्स्ट फोलियो इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ट्रू एंड जेन्युइन रिटन वर्जन ऑफ द प्लेस। इस वर्जन को, इस कॉपी को हम कहते हैं, ये सबसे ऑथेंटिक और बेस्ट है जो फर्स्ट फोलियो है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी है, दैट इज सिम्बलाइन जो है, ओके, सिम्बलाइन जो प्ले है इनका इज लिस्टेड एज ए ट्रेजेडी रादर देन ए कॉमेडी। आजकल इसे कॉमेडी समझा जाता है, ये कॉमेडीज में पढ़ाया जाता है सिम्बलाइन। लेकिन मजे की बात है फर्स्ट फोलियो में जो इनके क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं वो इसको ट्रेजेडी में उन्होंने इसका नाम दर्ज किया हुआ है। अब वजह नहीं पता कि ये गलती से हो गया था, मिस्टेक थी उस वक्त, एक ह्यूमन एरर इसको हम कहेंगे, या सिम्बलाइन उस टाइम पे कहीं ट्रेजेडी ही ना हो, आज हमें कॉमेडी लगती हो। विलियम शेक्सपियर में हैव हैड कैथोलिक सिंपैथीज बट ओकेजनली गॉन टू चर्च। तो ये कैथोलिक्स थे अंदर से, और प्रोटेस्टेंट कंट्री हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी इसको एक्सप्रेस नहीं किया। हाँ, बचपन से कैथोलिक रहे, कोई इतने बहुत ज्यादा रिलीजियस आदमी नहीं थे, मेरे और आपकी तरह ही थे, मुनासिब सी समझ थी मजहब की बेचारे को, और चर्च तो बहुत ही कम जाते रहे होंगे। द राइटिंग्स शो अ पॉजिटिव क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग हर, ऑल्दो इनकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिलीजन अच्छी थी, समझ थी इनको चीज़ों की, और इन्होंने जो उसे मिक्सअप किया उसके क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग को विद क्वेश्चनिंग रेनेसां ह्यूमनिज्म। ठीक है, रेनेसां आपको पता है ह्यूमनिस्ट था और क्वेश्चनिंग एटीट्यूड था, हर चीज़ को सवाल किया जा रहा था। तो ये कितनी अच्छी फ्रेज बन जाती है, क्वेश्चनिंग रेनेसां ह्यूमनिज्म में, उसके साथ इसको मिक्सअप कर दिया। The plays are full of symbolic ways of representation. Directly तो ज़ाहिर है वो आर्टिस्ट थे, कभी डायरेक्ट बात नहीं करते थे, हमेशा सिंबल्स का सहारा लिया। He was a partner in the leading company of the actors, the Lord Chamberlain's Men. शेक्सपियर ने बाद में बिजनेस के एतबार से भी तरक्की की। इनके वालिद आपको पता है ग्लव्स का बिजनेस करते थे, तो शेक्सपियर जब एक थिएटर बॉय बना, थिएटर बॉय से एक्टर बना, एक्टर से जो है वो बाद में पता चला कि कोई बड़ा राइटर ही नहीं था, तो ये राइटर बन गए। और लिखने का शौक रहा होगा, इन्होंने बहुत पढ़ा होगा, पर्सनल एक मेहनत है वो हम समझ सकते हैं, एक हमें उसका आइडिया हो सकता है, अगर आल्दो हमें ना भी पता हो, लेकिन रिजल्ट्स बता रहे हैं। एंड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, बाद में उन्होंने जो कंपनी थी, जो थिएटर कंपनी थी, उसमें भी अपनी पार्टनरशिप कर दी, जो कहलाई लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, फाउंडेड इन 1594। 1594 में जो है ये कंपनी की बुनियाद रखी गई। ये भी आपने डेट याद रखनी, इंपॉर्टेंट डेट है। पहले थिएटर जिसमें इन्होंने अपना पार्टनरशिप डाला वो था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, जिसे बाद में किंग्स मैन का नाम दिया गया। ये बाद में जो है ना, यही कंपनी किंग्स मैन बन जाती है। और ग्लोब थिएटर, ओके ठीक है, कंपनी इनकी थी और थिएटर का नाम था ग्लोब थिएटर, विच वाज बिल्ड इन 1599। बड़ा फेमस है, आज भी मौजूद है। इंग्लैंड का ग्लोब थिएटर आप निकालें, शेक्सपियर ने के प्ले जहां पे होते थे। शेक्सपियर शेयर्ड इन द सब्सटेंशियल प्रॉफिट व्हाट इन 1603 बिकम द किंग्स मैन। 1603 के बाद ये, जो कि 1603 में आपको याद होगा कि क्वीन की डेथ हो गई थी, उसके बाद किंग जो है वो आते हैं, तो ये किंग्स मैन कंपनी का नाम आ गया। चैम्बरलेन लॉर्ड पहले इसको चला रहे होंगे, पैटर्नाइज करते होंगे, फिर उसके बाद ये फिर किंग्समैन बन गए। 1596 विलियम्स सन हैमनेथ डाइड, बहुत सैड इंसिडेंट 50 हुआ। इनकी पर्सनल लाइफ देख लेते हैं क्योंकि इनके प्लेस पर
कभी आपको ध्यान देने का मौका मिले तो आप सोच लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने समझा है कि जो एनवायरनमेंट होता है, जो सोशल कंडीशन होती हैं, जिस एज में आप पैदा होते हैं और जिस माहौल के अंदर जो कुछ आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो आपकी राइटिंग पे ज़रूर उसका असर पड़ता है। सो 1596 इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि शेक्सपियर के बेटे की डेथ हो गई हैमलेट की, एज 11, सिर्फ 11 साल की थे। इन 1593 विलियम बॉट द लार्जेस्ट हाउस इन स्ट्रैटफोर्ड। ओके, 1597 तक शेक्सपियर ने ये देखिए बिजनेस में ऐसा डाल दिया हुआ था और वो अच्छे एक अमीर शख्स बन गए और एक लार्जेस्ट हाउस उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में बाय किया, न्यू न्यू प्लेस दैट वाज। In 1601 his father died. In 1607 his daughter Susanna married. She bore a daughter in the following year, and in 1609 his mother died. From 1610 he spent more time in Stratford. 1610 के बाद वो तकरीबन स्टैटफोर्ड ही उन्होंने रहना शुरू कर दिया, वापस आ गए थे, लंदन छोड़ दिया था इसके बाद। इन फरवरी 1616, यानी आखिरी कुछ साल, 8-10 साल ना, वो अपने गांव में रहे हैं, अपने टाउन में रहे हैं, वापस आ गए थे, शहर से बहुत पैसा कमा लिया था, बहुत नाम बना लिया था और शेक्सपियर को अब सब लोग जानते थे। और हैरत की बात है 1616 तक वो वापस आके उन्होंने बड़ा घर भी खरीद लिया था, सारा कुछ कर लिया था, और ये सब थिएटर और ग्लोब थिएटर पे उन्होंने कमाया था, प्लेस बेच कर नहीं। वो प्लेस तो आज तो ऑब्वियसली अब शेक्सपियर के प्लेस बहुत ज़्यादा पब्लिश होते हैं और उनको रॉयल्टी मिल सकती थी, लेकिन उस टाइम प्रोफेशनल ऑथर्स राइटिंग से कोई पैसे नहीं कमा सकते थे, हाँ एक्टिंग से और थिएटर से कमाया जा सकता था, और वहीं से उन्होंने कमाया। इसलिए उन्होंने अपनी कोई कलेक्टेड बुक पब्लिश नहीं करवाई कि ये मेरी सारे प्लेस की किताब है, या अलग अलग भी बनवाई होती, बिल्कुल नहीं। जो क्वार्टर्स आपने सुने हैं ना कि वो पायरेटेड फॉर्म में पब्लिश हो रहे थे, वो सिर्फ थिएटर्स पब्लिश करते थे ताकि लोगों को सॉरी एक्टर्स को दिया जाए, वो याद करना होता था उन्होंने प्ले डायलॉग डिलीवरी के लिए। इन February 1616 his daughter Judith married, and on 23 April 1663 he died। 23 अप्रैल 1616 को शेक्सपियर जो है उनकी वफात हो जाती है। He was buried in the chancel of the Holy Trinity, स्ट्रैटफोर्ड की होली ट्रिनिटी चर्च के साथ जो कब्रिस्तान है, वहां पे इनको दफन किया गया। The folio is prefaced by a poem by Ben Jonson। अच्छा, मजे की बात है कि अभी भी फोलियो की बातें खत्म नहीं हो रही होंगी, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन है, इससे आपको बहुत सा नॉलेज मिल रहा है शेक्सपियर को जानने के बारे में। और इस बुक का जो प्रेफिस है, प्रेफिस समझते हैं, जो बुक में शुरू में एक इंतसाब दिया जाता है, जो समटाइम खुद भी लिखा जाता है या कोई और ऑथर आपके बारे में लिख सकता है। फर्स्ट फोलियो जो प्रेफिस था, उस पर एक पोएम लिखी थी बेन जॉनसन ने। प्रेफिस एक्चुअली बेन जॉनसन ने लिखा था। बेन जॉनसन शेक्सपियर के टाइम पे एक बहुत बड़े आथर हैं, 1572 में पैदा हुए, शेक्सपियर से थोड़े से जूनियर हैं, और 16 में इनकी डेथ हो जाती है, और who in 1616 had published his own works as if he were a classic author। Into the memory of my beloved, the author Mr. William Shakespeare, and what he hath left us, Johnson prefers Shakespeare to earlier English poets and wishes he could show the tragedies to the Aeschylus, Euripides, and Sophocles. But in the comedies, Shakespeare could not stand the comparison। तो एक पोएम में वो शेक्सपियर के बारे में जो उन्होंने पहले लिखी थी, बाद में प्रेफेस में शामिल की गई शेक्सपियर के, ये बड़ी फेमस है, और ये इनकी एक दो लाइनें जो हैं वो काफ़ी कोट भी की जाती हैं। Of all the insolent Greece or the haughty Rome, sent forth her sins did from their ashes come। Triumph, my Brittany, thou hast one to show, to whom all scenes of Europe homage owe। तो कहते हैं कि अगर शेक्सपियर के प्लेस इतने कमाल के हैं कि वो काश वो एस्काइलस, यूरिपिडीज और सोफोक्लिस, जो ग्रेटेस्ट एवर ट्रेजेडी राइटर्स हैं, उनको वो दिखा सकते। बेन जॉनसन ये बात कर रहे हैं कि शेक्सपियर इतने बड़े अच्छे ऑथर हैं। वैसे एक बात याद रखिएगा, जॉनसन नाम के दो ऑथर आपके सामने आएंगे, एक है डॉक्टर जॉनसन और एक है बेन जॉनसन। इनमें थोड़ा फर्क है। एक जो जॉनसन है वो क्लासिकल एज में आगे आने वाले हैं, जिन्होंने डिक्शनरी बनाई थी
फर्स्ट डिक्शनरी बनाई थी। और ये जो बेन जॉनसन है, ये शेक्सपियर के हम असर हैं, ठीक है। शेक्सपियर के साथ इनका कंपटीशन भी किया जाता था सम टाइम पे। ये क्लासिस्ट हैं, ये शेक्सपियर के क्रिटिक भी हैं बहुत बड़े, और शेक्सपियर के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी है। और उस ज़माने में शेक्सपियर के साथ जो है ये कुछ बातों से ज़ाहिर डिसएग्री एग्री भी करते थे। और ये जो लास्ट लाइन, ही वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये आपने याद भी रखनी है, ये वाली एज, ही वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ठीक है। ये अक्सर कोट की जाती है बेन जॉनसन की ये वाली लाइन। आगे हम देखेंगे इसी ड्रामा के आगे फील्ड में हम देखेंगे बेन जॉनसन का भी, मार्लो और जॉनसन को देखेंगे आप। तो लेकिन फर्क क्या करना है आपने, डॉक्टर जॉनसन जिसने डिक्शनरी बनाई थी, और वो आगे 18th सेंचुरी के ऑथर हैं, अगस्टन एज, न्यू क्लासिकल एज में जब उनको हम पढ़ेंगे आगे जाके। और ये जो जॉनसन है, ये बेन जॉनसन है, ये ड्रामाटिस्ट थे, और ये क्लासिकल ड्रामाटिस्ट थे। स्पेशली कॉमेडीज जो है ना, क्लासिकल कॉमेडीज लिखी हैं उन्होंने, और इनका कुछ ना कुछ जिक्र हमने इसी एलिजाबेथन एज में ही करना है, आगे सेपरेट भी करेंगे। शेक्सपियर हेल्ड एज स्वीट स्वान ऑफ अवोन, ठीक है। अब स्टार्ट करो से तंजिया जो टाइटल उनको दिया था यूनिवर्सिटी वेट्स ने, और बाद में शेक्सपियर को क्या मकाम मिला, स्वीट स्वान ऑफ एवोन, उनको कहा गया कि ये स्वीट स्वान ऑफ एवोन है। बट the claim that Shakespeare is not only the greatest European dramatist but also for all time stands up well, ठीक है। ये बाद में ये जो उन्होंने कहा कि जॉनसन ने जैसे लिखा कि ये देखें, ये जो पोएम उन्होंने लिखी थी शेक्सपियर के ऊपर, हालांकि इनके बड़े वो क्रिटिक भी थे बेन जॉनसन जो है, और एक ऐसे क्रिटिक थे जिनको खुश नहीं किया, बड़े ही सख्त किस्म के आदमी थे, उनका स्टैंडर्ड बड़ा हाई था। ये जो उन्होंने लिखा कि इंसोलेंट ग्रीस एंड हार्टी रोम, रोम और ग्रीस से सेट फोर्थ द सिंस डिड फ्रॉम देयर एशेस कम, अगर वो एशेस से वापस आ जाए, यानी खाक से दोबारा उठ के बड़े बड़े आथर आ जाएं, रोम के हार्टी आथर और इंसोलेंट ग्रीक के बड़े बड़े जो नाम हैं, कि उनके ब्रिटेन ने ट्रायम्फ कर दिया था उन सबको, ठीक है। और यूरोप जो है उससे भी बढ़ गए थे सारे यूरोप से, और बल्कि उन्होंने एंड पे इंतहा कर दी, ही वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम, किसी एज के लिए भी नहीं, इनके प्लेस हमेशा याद रखे जाएंगे, और यही सच हुआ। जॉन मिल्टन रोट इन द सेकंड फोलियो, 1632 में शेक्सपियर का सेकंड फोलियो पब्लिश होता है। फर्स्ट फोलियो और सेकंड फोलियो दोनों ही फेमस हैं। तो सेकंड फोलियो में जो है ना, जॉन मिल्टन ने इनके बारे में लिखा, डीप इंप्रेशन मेड बाय द शेक्सपियर्स डेल्फिक लाइन्स, उन्होंने इनकी जो प्लेस की लाइन है उनको नाम दिया डेल्फिक लाइन। डेल्फी आपको पता है ऑरेकल के प्लेस को कहा जाता है ग्रीक में, तो डेल्फिक मतलब आप कह लें कि स्क्रिप्चरल टाइप क्वालिटी या सेक्रेड लाइन्स या डेल्फिक लाइन। एंड एक्वस जॉनसन इन कॉलिंग हिम माई शेक्सपियर, माई शेक्सपियर का जो वर्ड है वो जॉनसन ने यूज किया था शेक्सपियर के लिए, मेरा शेक्सपियर। तो यानी हर, यानी एजेस को क्रॉस कर जाएगा और सारे लोग कहेंगे कि ये हमारी तर्जुमानी कर सकता है ये शेक्सपियर। और मिल्टन इनको द बार्ड कहा, द बार्ड जो है, ठीक है। एंड ही वाज कॉल्ड वर सोल्ड बाय द थाउजेंड, उसके बाद इनकी मतलब काफी ये फेमस हुए। इन 1818 कीट्स एंटाइटल्ड पोएम, 1818 में आगे चल के एक और आथर जॉन कीट्स जो हैं वो भी शेक्सपियर के ऊपर एक नज्म लिखते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने शेक्सपियर को मेंशन किया है, चंद है, इवन इलामा इकबाल ने शेक्सपियर नज्म लिखी है, इकबाल की नज्म भी मौजूद है शेक्सपियर के नाम पे। On the poem on sitting down to read King Lear's once again, poem का नाम देखें, on sitting down to read King Lear once again, the bard was now more read than performed. आने वाले दिनों में आप देखें कि वो ज्यादा पढ़ा जाने लगा परफॉर्म होने की बजाय। आज उसकी रीडिंग आपके सिलेबस में भी शामिल है, हमें भी पढ़ना और पढ़ाना पड़ता है। तो ड्रामा को अभी तक हमें शेक्सपियर के दैट वाज ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ द शेक्सपियर, उनका फर्स्ट फोलियो सेकंड फोलियो की हमने बात की, प्रेफेस की, बेन जॉनसन के रिमार्क्स की, मिल्टन का रिमार्क, कीट्स की पोएम, ठीक है। इवन इकबाल का शेक्सपियर के ऊपर नज़म लिखना यहाँ चलो मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे शेक्सपियर का जो इन्फ्लुएंस है वो तो इतना है कि हम
अगर उस पर बात करें तो हमारे लेक्चर ख़त्म हो सकते हैं सारे, लेकिन शेक्सपियर का असर नहीं ख़त्म हो सकता। तो ओवरऑल ड्रामा ज़रा हम देख लेते हैं। It was 2 centuries since drama had moved out of the church and into the street. आपको पता है ड्रामा का स्टार्ट मिडिल एज के एंड पे, आपको याद होगा मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस वहाँ मेंशन हो रहे थे कि मिस्ट्री प्लेस जो है वो हो रहे थे, और चर्च के लोग जो हैं वो जो मैसेज था, मज़हब का जो मैसेज है, क्राइस्ट की जो तालीमात हैं और सेंट की जो लाइफ है, उन्हीं के ऊपर मिरेकल प्लेस बना रहे थे और मिस्ट्री प्लेस को प्रेजेंट कर रहे थे। और थिएटर अक्सर स्ट्रीट में होता था या चर्च वाले अपनी प्लेस पे करते थे। Although the mystery plays which dramatizes biblical stories in all day cycle on summer holidays continued into Shakespeare's time. शेक्सपियर के टाइम पे भी मिस्ट्री और मराठी प्ले बिल्कुल खत्म नहीं हो गए थे, वो चल रहे थे, स्ट्रीट में भी चल रहे थे। The church was cowed and the theatre was the chief place where the concerns of the play could with care be ventilated. There was public appetite for drama, which explored the interest of the large new audience. और लोगों में ड्रामे का ना एक शौक ज्यादा अब डेवलप हो गया था इंग्लैंड के अंदर। और फिर थिएटर वाज erected by the commercial joint venture companies outside the city, chiefly on the south bank of the Thames, the home of the diversions not permitted in the city. सिटी जो कि वॉल्ड थी, आपको याद होगा बताया था, आबादी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो शहर के बाहर, शहर की फसीलों के बाहर दरिया है। आजकल को तो वो टेम्स रिवर बिल्कुल लंदन के दरमियान से गुजरता नजर आता है, उस वक्त शहर एक साइड के ऊपर होता था और टेम्स जो रिवर है उसके किनारे के ऊपर सबसे पहले थिएटर बने। और जितने भी ये इस तरह की फजूलियात समझे जाते थे, बाजार होना, नाच गाना होना, थिएटर होना, ब्रॉथल्स होना, ये सारी चीज़ें शहर से बाहर जो है ना, जैसे प्योरिटन कहते थे कि ये गंदगी जो है शहर से बाहर रहनी चाहिए, तो वहाँ पे थिएटर पहली बार बनाया गया और कमर्शियल थिएटर की इब्तिदा हुई। कमर्शियल थिएटर इंग्लैंड में स्टार्ट होते हैं, उसकी हम थोड़ी तारीख थिएटर की देख लेते हैं। स्टॉलिंग प्लेयर डिड नॉट मेक मनी, आपको पता है जो गली गली जाते थे तो उनको क्या पैसे मिलते होंगे, बेचारे एक्टिंग करते थे। ऑडियंसेस मेल्टेड अवे एज द हैट वेंट डाउन, जैसे बेचारे एक्टिंग खत्म करते थे तो इस तो सारे लोग ही भाग जाते थे जब पैसे देने की बारी आती थी। इन लंदन इन यार्ड of 1550 the spectator put his penny in a box at entrance, hence box office. ये box office की इब्तिदा कब हुई कि जब इनको ख्याल आया कि हमें जो है ना वो एरिया कवर करना चाहिए और एक बॉक्स रख दिया है 1550 के अंदर, स्पेक्टेटर ताकि अंदर आए तो एक पेनी जो है ना ड्रॉप करते जाएं बॉक्स में, एक एक पेनी ड्रॉप में फेंकते जाएं, बॉक्स के अंदर ड्रॉप करते जाएं, आगे चलते जाएं। तो वहां से ये बॉक्स ऑफिस उसको कहा गया, बॉक्स ऑफिस। आज भी आपको पता है कहा जाता है ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई है कि नहीं, तो बॉक्स ऑफिस जो है ना वो बॉक्स हुआ करता था जो थिएटर के बाहर रखा जाता था और देखा जाता था कि ड्रामा हिट तब होगा जब वो बॉक्स भर जाएगा, तो फिर बॉक्स ऑफिस पे हिट जाएगा वो ड्रामा। इन देन इन 1576 बर्बेज जो है, बर्बेज नाम ये याद रखिए कि जेम्स बर्बेज 1576, बड़ी अहम बात है ये। A carpenter actor built the theater, पहली बार थिएटर 1576 में बना इंग्लैंड के अंदर। उससे पहले स्ट्रीट थिएटर होते थे या फिर चर्च थिएटर होते थे। And the Earl of the Leicester's players who had a royal patent, this was the first purpose-built permanent public theater. पहली बार परमानेंट एक प्लेस के ऊपर थिएटर बनाया जेम्स बर्बेज ने। ओके। In 1599, the New Globe stood 3 stories high near Southwark Cathedral, और 1599 में 99 के अंदर 1599 में ग्लोब थिएटर जो है 3 स्टोरीज का ग्लोब थिएटर वहां पे हमें नजर आता है, सराउंडेड बाय अदर थिएटर्स, और भी थिएटर, हाउसेस, इन्स, चर्चेस, शॉप्स, ब्रॉथल्स, कॉकपिट्स, बियर पिट्स, बहुत कुछ बन चुका था। देखिए पूरा एक सिलसिला हो गया था एंटरटेनमेंट का, समझ लें। और वहां पे ग्लोब थिएटर जो कि बड़ा होके 3 मंजिला थिएटर है, ये ग्लोब थिएटर। प्यूरिटन्स फियर्ड द थिएटर, प्यूरिटन एक जो क्लास पैदा हो गई थी, बिल्कुल थिएटर पसंद नहीं करती थी, एंटरटेनमेंट के एक्चुअली वो खिलाफ थे, वो मुस्कुराने के भी खिलाफ थे। द कोर्ट वॉच्ड इट, और कोर्ट हमेशा ध्यान रखता था कि कोई यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना स्टेट के लिए खड़ी हो जाए। प्लेस वर लाइसेंस्ड, बाकायदा से प्ले चेक होते थे, उनको लाइसेंस मिला करता था। बिल्ट बाय द शेक्सपियर्स कंपनी आउट ऑफ द
old timbers the theater the globe could hold 3000 a huge audience जो है 3000 बंदों को उस जमाने में ये बहुत बड़ी तादाद होती थी कि 3000 लोगों को ग्लोब थिएटर जो है वो ड्रामा दिखा सकता था शेक्सपियर जो है। और मोस्टली आप हैरान होंगे सीट्स नहीं होती थी, ज्यादातर लोग खड़े होके ही ड्रामा देखते थे। There were then 5 other big theatres in the London, about 2 lakh inhabitants. तकरीबन 2 लाख की जब आबादी थी तो 5 बड़े बड़े थिएटर उस टाइम लंदन में मौजूद थे। There was no scenery to change. अब ऐसे थिएटर में दिन के टाइम पे अक्सर परफॉर्मेंस होती थी, रात को तो प्ले लग नहीं सकते थे, आपको पता है, ये ज़हन में रखिए था, कोई रात की एक्टिविटी नहीं थी, ये डे टाइम की एक्टिविटी थी और कोई सीनरी चेंज नहीं होता था। सीनरी कैसे चेंज करते? एज वन सीन एंडेड अनदर वुड बिगिन, एक सीन खत्म होता था तो वहीं दूसरा शुरू हो जाता था और बाद से इमेजिन करना पड़ता था। एन एक्टर वुड एंटर सेइंग दिस कैसल हैज अ प्लेजेंट सीट। एक्टर एंटर होता था, अगर हमें ये बताना होता था कि ये कैसल है तो वो खुद ही कहता था दिस इज अ बिग कैसल, दिस इज अ कैसल हैज नो सीट और अ प्लेजेंट सीट, और इज दिस अ डैगर दैट आई सी बिफोर मी, या ये वो डैगर है जो मैं अपने सामने देखता हूँ। शेक्सपियर के ड्रामे का एक मैकबेथ में जैसे वो डैगर नजर आता है तो कोई वो हवा में उड़ता हुआ डैगर तो नहीं ला सकते थे वो, सो दैट द ऑडियंस वुड नाउ व्हाट टू इमेजिन। तो वो बोलते थे कि ये इमेजिन करें आप मेरे साथ, ये है, मैं ये हूँ। The audience did not suspend disbelief within the darkened theater. It collaborated in daylight make believe. तो बस वो डिसबिलीव नहीं करते थे, लोग मान जाते थे आप उनको जैसे समझाते थे, तभी वो जाहिर सिचुएशन को एंजॉय करेंगे ना। Plays did not pretend to be real. The sultry, mature Cleopatra was played by a boy, as were all women. आपको पता है विमेन एक्ट्रेसेस नहीं होती थी बिल्कुल, तो जो बॉयज होते थे ना वो विमेन का रोल प्ले किया करते थे। कैलोपैट्रा एक लड़का ही कैलोपैट्रा बना करता था और कोई बहुत ज्यादा मेकअप और इस तरह की चीजें भी नहीं होती थी, महज थोड़ा सा ड्रेस चेंज करके वो बताता था कि मैं कैलोपैट्रा हूँ, तो बस मुझे एक्सेप्ट करें कि मैं कैलोपैट्रा हूँ। शेक्सपियर का एक प्ले है ना एंटनी एंड कैलोपैट्रा। इनविजिबिलिटी अब कैसे होती थी? इन ब्रॉड डे लाइट एन एक्टर वुड विस्पर आई एम इनविजिबल। ठीक है, इनविजिबल कैसे होना होता था? या घोस्ट बनना होता था तो कैसे, या नजर नहीं आना, तो बस वो दिन की इतनी रोशनी में सबके सामने आके कहता था मैं इनविजिबल हूँ, मैं किसी को नजर नहीं आ रहा, तो बस बाकी प्रिटेंड किए करते थे एक्टर कि ये यहाँ मौजूद नहीं है। तो इस तरह करके थिएटर की इब्तिदा होती है। तो थिएटर काफी पॉपुलर हो गया, पॉपुलर एंटरटेनमेंट थी और कोई थी नहीं ऐसा सच एंटरटेनमेंट जैसे आजकल तो भरमार है एंटरटेनमेंट की, ओवरडोज हुई पड़ी है दुनिया। सो शेक्सपियर केम इन ऑन ए राइजिंग टाइड। शेक्सपियर का टाइम बड़ा जबरदस्त था जब लोगों में थिएटर के बारे में शऊर जा चुका था। इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज एक आर्ट की बन चुकी थी, मकाम मिल चुका था उसे। आफ्टर इन 1594 मार्लो एंड किड वर डेड। और एक और अफसोसनाक भी बात है कि 1594 तक मार्लो की अनटाइमली डेथ हो गई थी और किड की भी डेथ हो गई थी, बहुत बड़े ऑथर थे। टॉमस किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी थी, रिवेंज प्लेस को इन्होंने इब्तदा किया। और मार्लो क्या बात है, टैम्बरलिन, डॉक्टर फॉस्टर साहब पढ़ते हैं, मार्लो के बगैर तो कोई शेक्सपियर का तस्वर भी नहीं कर सकता। और कहते हैं कि मार्लो ज्यादा टैलेंटेड था कुछ ऑथर्स के मुताबिक, क्रिटिक के मुताबिक, कि या ज्यादा नहीं तो हम बराबर जरूर थे। तो मार्लो अगर जिंदा होते तो हो सकता है शेक्सपियर से बहुत अच्छे प्ले चंद लिख देते, और चूंकि बहुत यंग एज में एक लड़ाई में उनकी डेथ हो गई। And he was a leading playwright, sharing in the profits of the company. He began with this sexual knockabout by the taming of the shrew. तो इब्तदा किया शेक्सपियर ने अपने जिस प्ले के साथ, दैट वाज द टेमिंग ऑफ द श्रीव। इनका प्ले है, ये पहला प्ले था जो स्टेज हुआ, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, फर्स्ट प्ले है इनका। द क्लासिकल एट्रोसिटीज ऑफ द टाइटनस एंड्रोनेकस उसके बाद आया, एंड द मार्शल पेजेंट्री ऑफ द हेनरी फोर्ड, दैट इज द थर्ड प्ले। बट इन हिज रोमांस कॉमेडीज कंबाइंड एक्शन एंड लिटरेरी हाई स्पिरिट्स जो बाद में। तो इनके जो प्रेडिसेसर्स थे हम वो देख लेते हैं थोड़ा सा उनको। अगर आप थके नहीं हैं, अगर आप थक गए हैं तो हम यहाँ पे क्लास एंड कर सकते हैं। चलिए आपका रिस्पॉन्स ले लेते हैं पहले।